हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर, और एक बार फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं आप सबके लिए अपनी सुपर 25 नहीं बल्कि आपकी सुपर 25 सीरीज का लेक्चर नंबर 22। याद रखें दोस्तों, कौन सा लेक्चर है ये वाला? ये है लेक्चर नंबर 22। जी हां दोस्तों, 22 लेक्चर पूरे हो चुके हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिवाया है, बहुत प्यार दिया है हमें, और हम भी लगातार तब तक लगे रहेंगे जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर करे अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों लिखा हुआ है मनुष्य जाति के सुधार का अध्ययन। मतलब यह हुआ कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम मनुष्य जाति के सुधार का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखें दोस्तों, इसको कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। और इसको हिंदी में दोस्तों कहा जाता है सुजननिकी। क्या कहा जाता है? सुजननिकी। ये एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग मनुष्य जाति जो है इसमें सुधार का अध्ययन करते हैं। अब इस सुधार का अध्ययन से क्या मतलब है? तो दोस्तों ऐसे समझें कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी जो नई जनसंख्या है, वो अगर स्वस्थ होगी तो आने वाला जो समाज होगा, मतलब उनके भी आगे जो जनसंख्या आएगी वो भी कैसी हो जाएगी? स्वस्थ हो जाएगी। तो ये विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें जो स्वस्थ लोग होते हैं उन्हें जनन के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे आने वाली जो संतानें हों वो भी कैसी हो जाएंगी? स्वस्थ हो जाएंगी। तो इस तरह से एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो जाएगा। और इन सभी बातों को लेकर आने वाले का नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम है दोस्तों? नाम याद करें, सर फ्रांसिस गाल्टन। तो याद रखना है फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, तो सुजननिकी के जनक अगर तुमसे पूछे जाएंगे कि ये जो सुजननिकी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में यूजेनिक्स कहते हैं, तो इसके जनक कौन है, अगर ये पूछा जाएगा तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों बायोप्सी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बायोप्सी क्या है? लेकिन इसका उत्तर थोड़ा सा भयंकर होता है, खतरनाक होता है। याद रखें दोस्तों कि कैंसर का अध्ययन। क्या लिखा है? कैंसर का अध्ययन। याद रखें, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो बायोप्सी कहलाता है। ठीक है भाई, बायोप्सी खूब नाम सुना होगा, जनरल नाम है ये, और कैंसर का पता लगा लिया जाता है। अच्छा भाई, अब दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक नाम और आ गया, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। क्या नाम है? ऑटोप्सी। अब ऑटोप्सी क्या है? तो दोस्तों तुम लोगों ने एक सुना होगा पोस्टमार्टम के बारे में। पोस्टमार्टम तो सुना ही होगा ना, कि जब कोई आदमी मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो आखिर वो डेथ क्यों हुई, उसका क्या रीजन हो सकता है? कि आखिर जैसे मान लीजिए फांसी पे लटका है तो यहाँ पे कोई निशान होगा, या फिर अंदर जो श्वसन नली है वो दबी हुई होगी, या फिर बॉडी के अंदर कोई केमिकल पहुंचा होगा, या फिर कोई टॉक्सिन पदार्थ पहुंचा होगा, विषैला पदार्थ पहुंचा होगा। तो आखिर किस कारण से उस व्यक्ति की मौत हुई है, इसका पता लगाया जाता है पोस्टमार्टम से, और उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं दूसरी भाषा में? ऑटोप्सी कहते हैं। तो आप याद रखें कि शवों का अध्ययन। शवों का मतलब क्या हुआ? कि जो मर चुके हैं, शवों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शवों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटोप्सी कहलाता है। तो अब समझ गए ना बायोप्सी और ऑटोप्सी में क्या अंतर है दोस्तों? अगर कैंसर का अध्ययन होगा तो समझ लो बायोप्सी, और अगर शवों का अध्ययन होगा तो समझ लो ऑटोप्सी। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक गैस। अब समझना थोड़ा सा बात को। वैसे तो दोस्तों हम लोगों के लिए बहुत सारी गैसें हानिकारक होती हैं, कई सारी गैसें हैं जो हानिकारक होती हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि बहुत हानिकारक, सबसे ज्यादा कौन सी गैस हमारे लिए हानिकारक होती है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा CO। और CO का मतलब तुम्हें मालूम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी बुरी है, ठीक है, और भी बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड हैं, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी गैसें हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन सबसे हानिकारक गैस कौन सी होती है मनुष्य के लिए? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इतनी खतरनाक तक होती है दोस्तों, अगर मतलब इसका ये कहीं ज्यादा अगर इफेक्ट कर जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, इंसान मर भी सकता है दोस्तों, इतनी खतरनाक है ये गैस। ठीक है,
जो हम लोग वाहन चलाते हैं ना, गाड़ियां चलती हैं, बाइकें चलती हैं, तो दोस्तों उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है गैस, आप ऐसे समझें, ठीक है, इतनी खतरनाक होती है। और वो मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे वायुमंडल की गैसों के संग मिल जाती है, इसीलिए तो हमारा आजकल प्रदूषण बढ़ रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि अब इन वाहनों पे थोड़ा सा रोक लगाई जा रही है, मतलब जो इस तरीके के वाहन होते हैं जो पेट्रोल डीजल या फिर जिस तरह जो मतलब जैविक ईंधन वाले जो वाहन है उन्हें रोका जा रहा है, और हर चीजों को अब लिया जा रहा है थोड़ा सा प्राकृतिक, जो कि इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं, जो प्रकृति से मेल जोल रखती हैं, उन वाहनों को ज्यादा, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, सीएनजी वाले, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी होती है, तो इन वाहनों को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जा रही है। तो दोस्तों भविष्य में पता नहीं क्या हो, अब तो नई नई कारें भी आ रही हैं, ऐसी ऐसी कारें हैं जो एक एक बार चार्ज कर लो 250-300 किलोमीटर तक चलती हैं, तो वो सब इलेक्ट्रिक कारें हैं। तो इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग ऐसे ही किसी एक कदम की तरफ बढ़ जाएंगे जहां पे हम किसी तरीके का प्रदूषण नहीं देखेंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ो। एक नाम है दोस्तों, यहां पे एक नाम लिखा हुआ है, कार्ल वॉन फ्रिश्च। क्या नाम है? कार्ल वॉन फ्रिश्च। ये दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, ये तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यही वो एक तरीके से एक साइंटिस्ट कह सकते हो, ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मधुमक्खी की भाषा का पता लगा लिया था। अब तुम कहोगे सर मधुमक्खी कौन सी बात करती है? देखो सुनो, ये तो आपको भी मालूम है कि मधुमक्खियों में श्रम विभाजन होता है दोस्तों। क्या होता है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब कि मधुमक्खियों के अपने काम बटे होते हैं, मतलब अंडों को कौन सुरक्षित रखेगा, पहरेदार का काम कौन करेगा, या फिर शहद लेने कौन जाएगा है, और छत्ते की सुरक्षा कौन करेगा। तो इस तरह से सबके अपने अपने काम होते हैं, जैसे ड्रोन होते हैं, सैनिक होते हैं, रानी मक्खी होती है, तो इन सबके अपने अपने काम है, और अपने अपने काम है, और अपनी अपनी भाषाएं भी हैं, अपनी अपनी भाषाएं भी हैं। ऐसा होता है, मधुमक्खियां जो हैं वो एक मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी को सिग्नल देने के लिए डांस करती है दोस्तों। ठीक है, अब अपनी इस तरीके से मैं तो करके नहीं दिखा सकता, तो इस तरीके से अपना डांस करेगी वो, जिससे वो दूसरे पे सिग्नल दे। तो आखिर वो क्या सिग्नल दे रही है उस डांस के थ्रू? तो ये होती है मधुमक्खियों की भाषा। तो इस मधुमक्खियों की भाषा के बारे में हमें किसने बताया था, किसने खोज की थी? कार्ल वॉन फ्रिश्च ने। और इसके लिए दोस्तों इन्हें नोबेल प्राइज तक मिल गया था इस काम के लिए। तो क्या बोला इसका? कार्ल वॉन फ्रिश्च का मतलब क्या हो गया कि मधुमक्खी की भाषा, मधुमक्खी की भाषा का पता लगाया था। ठीक है, मधुमक्खी की भाषा का पता लगाया था, जो वो डांस के थ्रू करती है। ठीक है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करती है। ठीक है भाई, अब आ गया दोस्तों एक और नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों? रोनाल्ड रॉस। ये भी अपने आप में बड़ा नाम है। ये बड़ा नाम क्यों है? आपने एक बीमारी का नाम सुना है, मलेरिया, आजकल खूब दोस्तों फैला भी हुआ है। क्या नाम है? मलेरिया। ठीक है भैया, एक बात मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूं दोस्तों कि अपने घर के आसपास पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि अगर पानी जमा होगा तो दोस्तों मच्छरों के जो लार्वा होते हैं वो पानी उनका फेवरेट होता है, तो वहां पे बड़े जल्दी जल्दी पनपते हैं और उसके बाद फिर हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूं दोस्तों, वहां पर इस समय प्रेजेंट टाइम पे डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हो सके, अगर प्रॉब्लम ना हो तो पूरी बाहों के कपड़े पहने, फुल बाहों के कपड़े पहने, या फिर मच्छरदानी का यूज करें, या फिर और भी कई सारी चीजें जो लोशन वोशन आते हैं उनका यूज करें। ठीक है, ऑल आउट लगाएं, लेकिन और अब सबसे मेन चीज, अपने आसपास सफाई रखें। अगर आप सफाई रखेंगे तो अगर आप ये सब काम नहीं भी कर रहे हैं, हाफ कपड़े भी पहनो, कुछ भी कर लो, बस सफाई रखो दोस्तों अपने पास, तो मच्छर नहीं पनपेंगे। ठीक है, तो याद रखना, जो मलेरिया बीमारी होती है ये किससे होती है ये तो आप सबको मालूम होगा। एक परजीवी होता है दोस्तों, जो मलेरिया होता है, इस बीमारी के लिए एक परजीवी जिम्मेदार है, जो कि हमारे शरीर के अंदर रहता है, हमारे शरीर में एक मच्छर द्वारा पहुंचा दिया जाता है, और उसका नाम है प्लाज्मोडियम। उस परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कौन पहुंचा देती है? तो नाम याद करना, मादा एनाफिलीज। क्या नाम है दोस्तों? मादा एनाफिलीज। मतलब ये अब बिल्कुल कहानी के रूप में पढ़ लो। मतलब ये हुआ कि मादा एनाफिलीज मच्छर ने जब इंसान को काटा तो उसने बॉडी में क्या भेज दिया दोस्तों?
प्लाज्मोडियम भेज दिया और उस प्लाज्मोडियम की वजह से हमें कौन सा रोग हो गया, मलेरिया हो गया। ये सब बातें हमें किसने बताई थी? तो रोनाल्ड रॉस ने बताई थी। ठीक है, तो मलेरिया के वाहक, वाहक मतलब होता है, देखो याद रखना, वाहक का मतलब हमेशा मक्खी या मच्छर होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन है दोस्तों? मच्छर। तो पूछा जाएगा वाहक कौन है, वेक्टर कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मादा एनाफिलीज। और ये क्या छोड़ देती है? ये है एक परजीवी प्लाज्मोडियम, इसको अपनी बॉडी में छोड़ देगी इंसान के शरीर में, जिससे कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? मलेरिया रोग हो जाता है। इन सब बातों के बारे में हमें किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा दोस्तों, घोंसला बनाने वाला सांप। देखो भाई, ऐसे याद कर लो कि वैसे तो जो नॉर्मल सांप होते हैं वो कभी भी घोंसला नहीं बनाते हैं, लेकिन एक नाम सुना होगा तुम लोगों ने, किंग कोबरा, अपने भारत का ही है दोस्तों। तो किंग कोबरा, तो याद रखना, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप होता है जो कि घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है, इसका अपना खुद का घोंसला होता है, अपने जाके शिकार कराएगा, फिर आके अपने घोंसले में रहने लगेगा। तो घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सांप है वो है अपना भारत का किंग कोबरा। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। चलो भाई, अच्छा एक काम कर दो, एक काम करो, जो आज जो कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे ये जो किंग कोबरा मैंने लिखा है इसका जंतु वैज्ञानिक नाम लिखो आज। ठीक है, चाहे सर्च कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन आज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में किंग कोबरा का जंतु वैज्ञानिक नाम बताओ। ठीक है, जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो वाला नाम हमें बताइए आप लोग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है जीव ऊर्जा पिरामिड कैसा बनता है। अब देखो मेरी बात को समझो, ये तो तुम जानते ही हो दोस्तों। देखो भाई, मैं सुपर 25 पढ़ा रहा हूं, पहली बात तो ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि नॉर्मल बायो आप सबको आती होगी। अगर नहीं आती है तो आप लोगों ने हमारा जो ऐप है वो ले लिया होगा। अगर वो भी नहीं लिया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिरामिड होते हैं वो दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सीधा, एक होता है उल्टा। ठीक है, अब समझो बात को। सीधा पिरामिड है तो याद रखना कि पहले नीचे सबसे ज्यादा मात्रा में, फिर ऊपर कम मात्रा में, और कम मात्रा, सबसे कम मात्रा हो गई। अब किसकी मात्रा है? तो ऐसे समझो, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको चीजों की नॉलेज है। तो सबसे पहले जो अपनी पृथ्वी पे चीजों के खाने पीने की स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है? तो दोस्तों वो होती है पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे जो हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। तो वो आएंगे पहले वाले, इस वाले में। ठीक है, अब उन्हें कौन खाएगा? आपने पढ़ा होगा प्राथमिक उपभोक्ता। कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। और उन्हें कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से दोस्तों एक सीरीज बन जाती है, और इस सीरीज को जब हम किसी भी डायग्राम की हेल्प से डिनोट करते हैं, फिर समझो, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, जब हम इन्हें किसी डायग्राम की हेल्प से डिनोट करते हैं, उस डायग्राम को क्या कहते हैं? उस चित्र को क्या कहते हैं दोस्तों? पिरामिड कहते हैं। पहले तो समझो, उस चित्र को क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। अब पिरामिड कितने टाइप के होते हैं? दो का होते तो 3 टाइप के, लेकिन मैं आकार के आधार पर बता रहा हूं दोस्तों। इसके लिए तो पूरा एक लेक्चर लगेगा। ठीक है, कभी मौका मिला तो मैं आपको पिरामिड जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस बार नीट में क्वेश्चन पिरामिड से भी था। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अब हुआ क्या कि सीधा भी है, उल्टा भी है। अब इसमें समझ गए होगे, यहां पे क्या था? चीज की मात्रा ऊपर बढ़ते बढ़ते कैसी हो रही थी? कम हो रही थी। और इसमें क्या होगा? अब देखो जरा, पहले मात्रा कैसी है? यहां पे कम है, फिर मात्रा कैसी हुई? ज्यादा हो गई। इस तरीके से बढ़ेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, याद रखना। यहां पे मात्रा पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम होती चली गई। देखो पतला होता जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? पहले मात्रा कम है, फिर ज्यादा हुई, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, लेकिन बढ़ेंगे हमेशा इस तरीके से ही, है या ना? तो ऐसे समझो, यहां पे वो ये कह रहा है जीव ऊर्जा पिरामिड। अब समझो बात को दोस्तों, साथ बने रहना, दिमाग लगा के बात को सुनना बहुत मन से। जीव ऊर्जा पिरामिड कह रहा है। पिरामिड होते हैं 3 टाइप के। एक होते हैं जीव संख्या पिरामिड, एक होते हैं जीव भार पिरामिड,
एक होते हैं जीव ऊर्जा पिरामिड। और याद रखना, कभी भूलना मत कि जीव ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो क्या बोला यहां पे कि जीव ऊर्जा पिरामिड कैसा बनता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि हमेशा सीधा बनता है। हमेशा, हमेशा का मतलब कि चाहे वो स्थलीय पारेतंत्र का हो, स्थल मतलब जमीन वाले का, या फिर वो जलीय पारेतंत्र का हो, किसी का भी हो, हमेशा कैसा बनता है दोस्तों, सीधा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आप सबको मालूम है कि ऊर्जा जो होती है वो एक स्तर से जब दूसरे स्तर में पहुंचती है तो उसके मान में कमी आ जाती है। एक नियम दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी का, नियम यह होता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको बिगाड़ा जा सकता है, बस उसको एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जब भी एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो उसके मान में हमेशा कुछ कमी आ जाती है। इसका मतलब कि जब इस स्तर से ऊर्जा अगले स्तर में गई तो कम हो गई, फिर और अगले स्तर में गई फिर कम हो गई, फिर और अगले स्तर में गई फिर कम हो गई। इसका मतलब कि जैसे जैसे स्तर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जा के मान में कमी आ रही है। और कमी दोस्तों आ रही है तो किसको कौन डिनोट करेगा? सीधा वाला, समझ गए होगे, पहले ज्यादा फिर बाद में जाके कम हो जाएगा, ऊपर पतला हो जाएगा। इसका मतलब समझ गए होगे। उम्मीद करते हैं कि जीव ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात भी क्लियर हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देर करे। अगला लिखा है पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बताया। तो ये जो पिरामिड हम लोग पढ़ रहे थे अभी, इसके बारे में हमें किसने बताया है? तो एक नाम याद कर लो दोस्तों, चार्ल्स एल्टन। क्या नाम है? चार्ल्स एल्टन। याद रखें, चार्ल्स एल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था किसके बारे में? पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। और यही कारण है कि इन पिरामिडों को हम लोग एल्टेनियन पिरामिड भी कह देते हैं। किस नाम से और आ सकता है? सोचो, पॉसिबिलिटी सोचो, किस और नाम से आ सकता है? क्या नाम है? एल्टेनियन पिरामिड। तो इसकी खोज किसने करी थी? इसके बारे में किसने बताया था? चार्ल्स एल्टन ने। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एल्टेनियन पिरामिड भी कहते हैं, इनके नाम की वजह से। क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ें। लिखा है दोस्तों, ये सब मैं टिक लगाना भूल गया, इन पर टिक लगा लिया करो, कोई बात नहीं। तो घर की खेती है। भारतीय मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम। अब दोस्तों समझो, भारतीय मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम भूलना मत, पावोक्रिस्टेसस। क्या नाम है दोस्तों? पावोक्रिस्टेसस। भूलना नहीं, पावोक्रिस्टेसस। ठीक है, तो ये है हमारे भारतीय मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम, पावोक्रिस्टेसस। ठीक है, बहुत सुंदर है दोस्तों। और आज तक मैंने, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं मोर नाचता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्या किस्मत खराब है कि जो भी है, आज तक मोर को नाचते हुए नहीं देख पाया कभी भी। चलिए देखते हैं ये हसरत हमारी कब पूरी होती है। कोई बात नहीं, उम्मीद है आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। अगर देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नहीं देखा तो डिसलाइक मत करना, ऐसा पता चलिए डिसलाइक कर दो तुम। ठीक है, हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों कि वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो याद रखना कि एक विटामिन होता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं B12। क्या नाम है दोस्तों? B12। और इस B12 विटामिन का नाम ही क्या होता है? साइनोकोबालमिन। क्या नाम होता है? साइनोकोबालमिन। तो ये ऐसा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है उसका क्या नाम है? तो नाम दोस्तों दो हैं, या तो कह दो B12 और या फिर इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालमिन। कोबाल्ट है इसलिए कोबालमिन। ठीक है दोस्तों, ये वाला भी पॉइंट क्लियर हुआ। अगला बढ़ो, सामान्य जुकाम होने का कारण। तो नॉर्मल जो हम लोगों को कॉमन कोल्ड हो जाता है, जो नॉर्मली जुकाम हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो याद रखना दोस्तों, इसका कारण होता है वायरस। क्या होता है? वायरस। और अगर नाम पूछें तो रोहिनो। याद कर लो, रोहिनो नाम का वायरस होता है जिसकी वजह से हम लोगों को जुकाम हो जाता है, नॉर्मली जुकाम हो जाता है। छी छी करते फिरते हैं दोस्तों जगह जगह पे, और फिर सॉरी सॉरी कहते रहते हैं। कोई बात नहीं, एक बात याद रखिए कि शिष्टाचार अपने अंदर हमेशा रखिए। जब भी आपको छींक आए तो छींकने के बाद एक छोटी सी सॉरी जरूर बोलें, ये आपके शिष्टाचार को दर्शाता है। क्लियर हो गया ना? चलो ये कोई बात नहीं थी, ये तो आप खुद इतने अच्छे बच्चे हैं। और लिखा है दोस्तों फाइलेरिएसिस
रिएसिस की वाहक मच्छर। अब देखो समझो बात को, अभी अभी मैंने वाहक के बारे में बात की थी ना, वाहक वेक्टर बोला था मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, मादा एनाफिलीज किसके लिए, मलेरिया के लिए। इसी तरीके से दोस्तों एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं फाइलेरिएसिस। इसको दोस्तों हम लोग फील पांव भी कह देते हैं, फील पांव, हाथी पांव भी कह देते हैं। अब तुम कहोगे सर कैसा बीमारी, तो इसमें यह होता है कि जो आदमी का पैर होता है, मोस्टली दोस्तों इसका असर एक अंग पे देखा जाता है, हाथों में भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये बीमारी किस में होती है, पैरों में होती है। और पैरों में भी किसी एक पैर में इसका असर होता है जाके। तो याद रखना कि पैर हो जाता है इतना बड़ा हाथी जैसा, ठीक है। इसीलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं, हाथी पांव भी कहते हैं, फील पांव भी कहते हैं, फाइलेरिएसिस भी कहते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे कि फाइलेरिएसिस की वाहक मच्छर कौन है, तो याद रखना वो है दोस्तों मादा क्यूलेक्स। क्या नाम है, मादा क्यूलेक्स, ठीक है। तो मादा क्यूलेक्स जो मच्छर होती है वो होती है वाहक, किसकी वाहक होती है, फाइलेरिएसिस रोग की वाहक होती है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो चल रहा है बिल्कुल बीच में, और उम्मीद करते हैं आप वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इसी तरीके से वीडियो को एंजॉय करते रहा करिए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में। और अगर मेरे पढ़ाने से आपकी लाइफ में कुछ भी आप सीख पाते हो, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो पाता है दोस्तों, कुछ 1% भी अच्छा हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानूंगा कि मैं आपके किसी भी काम तो आ रहा हूं। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना कि ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, और अगर हम इंडियन हैं तो हमारा काम है अपने इस इंडिया को आगे बढ़ाना। और इंडिया में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हमें आपको मेहनत करनी है। मैं अपनी आने वाली अगली पीढ़ी जो भी हमारी, जो हम आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इन्हें जितना अच्छा बनाऊंगा उतना ही आप हमारे देश का भविष्य उज्जवल करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप हमारे साथ भी बने रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा है जेनेटिक कोड के बारे में बताया। देखो भाई, अगर आपने हमारी जेनेटिक कोड वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप बड़े आराम से हमारी जेनेटिक कोड वाली वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने बिल्कुल इजीएस्ट वे में जेनेटिक कोड समझा दिया है कंप्लीट, ठीक है। वहां पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, पूरा जेनेटिक कोड एक वीडियो मैंने समझाया है। तो वहां पे मैंने ये बताया है कि होता यह है कि जो बॉडी में एक प्रोसेस होती है दोस्तों, अभी देखो उसको देख लेना तुम, लेकिन मैं तुम्हें नॉर्मल शॉर्ट बता दे रहा हूं। एक बॉडी में प्रोसेस होती है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। उसमें क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन बनता है, प्रोटीन क्या होता है, अमीनो अम्ल। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्लों से। तो याद रखना कि जब न्यूक्लिक अम्ल को अमीनो अम्ल में कोड करना होता है, हो सकता है मेरी बात अभी समझ में कम आ रही हो, लेकिन जब तुम ये वीडियो देख लोगे हमारा जेनेटिक कोड वाला, तो ये जितनी बातें अब मैं तुमसे कह रहा हूं वो तुम्हें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो सुनो फिर मेरी बात को। तो जो ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि जो एमआरएनए है वो चेंज हो जाता है प्रोटीन में। अब एमआरएनए का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड है ना एक तरीके का, और प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, अमीनो एसिड, हाँ या ना, क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो अमीनो एसिड को कोड करता है। क्या करता है, कोड करता है। और उस कोड को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जेनेटिक कोड के बारे में बताया, तो नाम याद रखो दोस्तों, बहुत अच्छा नाम है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना अपने इंडियन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने दोस्तों इसके बारे में, किसके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में हमें बताया था। क्या नाम है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है भाई। चलो 14 क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। एक लोग दोस्तों फिर से एक नाम आ गया है, सीसी मक्खी। अब समझो बात को, क्या नाम आया, सीसी मक्खी। अब 2 मच्छर तो खत्म कर चुके भैया, मच्छर को खत्म कर चुके इस तरीके से, ठीक। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, सीसी मक्खी। अब मक्खी मारनी है तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। एक मक्खी होती है जिसका नाम होता है सीसी मक्खी। जब ये सीसी मक्खी हम लोगों को काट लेती है तो याद रखना दोस्तों, वो अपने अंदर एक परजीवी छोड़ती है जिसका नाम होता है ट्रिपेनोसोमा।
क्या होता है दोस्तों? ट्रिपेनोसोमा। इसको छोड़ देती है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से हमें एक रोग हो जाता है और उस रोग का नाम होता है दोस्तों निद्रा रोग। क्या हो जाता है? निद्रा रोग। इसको कहते हैं दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। मतलब आदमी कुंभकर्ण बन जाता है। ठीक है, रावण का भैया था ना कुंभकर्ण, कि भैया सो रहे हैं लगातार, साहब सो ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बीमारी होती है दोस्तों, ट्रिपेनोसोमा की वजह से होती है। और ट्रिपेनोसोमा की वजह से कौन सी बीमारी है? निद्रा रोग। और ट्रिपेनोसोमा को कौन सी मक्खी फैलाती है? तो क्या नाम है दोस्तों? सी मक्खी होती है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात? अच्छा भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा दोस्तों, एक नाम है, साइंटिस्ट का नाम है और बहुत बड़ा नाम है, जॉन ई साल्क। क्या नाम है? जॉन ई साल्क। याद रखना कि इनका नाम जब भी आए तो आपके मन में आना चाहिए पोलियो। तो याद रखना कि पोलियो का टीका किसने बनाया था दोस्तों? तो वो इन्हीं ने बनाया था। तो पोलियो का टीका किसने बनाया? तो किसने बनाया दोस्तों? जॉन ई साल्क ने बनाया था। ठीक है, तो क्या बोला? पोलियो का टीका बनाया जॉन ई साल्क ने। देखो भाई, साथ बने रहा करो, चीजें याद होंगी। वीडियो हो सकता है लंबे हो जाएं, लेकिन इन लंबे वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। केवल यहां पे 25 क्वेश्चन नहीं होते दोस्तों, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कितने लिखा देता हूं तुम्हें। आगे बढ़ो। लिखा है दोस्तों हृदय प्रत्यारोपण। इसका क्या मतलब है? हृदय प्रत्यारोपण, देखो प्रत्यारोपण मतलब होता है फिर से आरोपण। मतलब कि एक आदमी के अंदर से हृदय को निकाला, हार्ट को निकाला, और दूसरे किसी आदमी इंसान के अंदर हमने हृदय को लगा दिया और सफलतापूर्वक लगा दिया। मतलब अगला वाला आदमी जिसके लगा है हृदय, वो जिंदा रह पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रोसेस को बोलते हैं हृदय प्रत्यारोपण। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले इस हृदय प्रत्यारोपण की शुरुआत किसने की? किसने स्टार्टिंग की हृदय प्रत्यारोपण की? तो याद रखना, एक नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या नाम है दोस्तों? फिर याद करो, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण के बारे में हमें बताया था। क्या नाम है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलो भाई आगे बढ़ो। अगला लिखा दोस्तों, डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग। अब समझो, बीमारी होती दोस्तों डिप्थीरिया, होती किससे है? जीवाणु से। मैंने पढ़ाया है तुम्हें, तुमने मेरा रोग वाला वीडियो जरूर देखा होगा, तो वहां मैंने बोला है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। क्या नाम है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। इस नाम के जीवाणु से एक बीमारी होती है जिसे डिप्थीरिया कहते हैं, और इसमें जो हमारा प्रभावित अंग होता है दोस्तों, वो होती है श्वसन नली। क्या होती है? श्वसन नली। होगा ये कि जो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, जो गला होता है ना, यहाँ पे नली जो होती है, यहाँ पे सांस लेने में हम लोगों को काफी समस्या होने लगती है। किस में होने लगती है? डिप्थीरिया रोग में होने लगती है। चलो दोस्तों 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं 19 की तरफ। मनुष्य में श्वसन दर। तो जो हम लोग सांस ले रहे हैं दोस्तों, ये जो सांस ले रहे निकाल रहे हैं, लगातार सांस ले रहे हैं, तो ये श्वसन दर सामान्य कितनी है किसी आदमी में? तो याद रखना कि पूरी जो सामान्य मानी गई है वो है 12 से 16 बार प्रति मिनट। याद रखना, प्रति मिनट है दोस्तों। तो 12 से 16 बार प्रति मिनट है मनुष्य में श्वसन दर। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ो। अब दोस्तों एक अंग लिखा हुआ है यहां पे, उस अंग का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस। ये क्या होता है? तो सुनो, ये अपने शरीर का एक अंग है दोस्तों, जो यहां पे होता है गले में, गर्दन में होता है, और करता क्या है कि जिस समय पर हम भोजन के कणों को निगल रहे होते हैं, मतलब तुमने खाना कौर तोड़ा और कौर तोड़ के खाया, और उस खाते समय तुम उसको निगलोगे, तो निगलते समय वो जो भोजन के कण हैं वो श्वास नली में न चले जाएं, इसलिए श्वास नली को बंद कर देने का काम कौन करता है? एपिग्लॉटिस करता है। ये तो आपको भी मालूम है कि श्वास नली और भोजन नली संग में है, हाँ या ना? अब वो तो संग में है ही है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो भोजन कर रहे हैं हम लोग, वो भोजन कहीं श्वास नली में न चला जाए, इसलिए उस श्वास नली को बंद कर देने का काम कौन करता है? जो मान लो ये नली है, इसको बंद कर देने का काम कौन कर देता है? एपिग्लॉटिस कर देता है। ठीक है भाई, एपिग्लॉटिस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिखा है मानव फेफड़ों की अधिकतम क्षमता। मतलब ये कि जो हमारे फेफड़े हैं, हम सांस लेते हैं तो ये कितने लीटर तक हवा अंदर सुरक्षित कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो मानव फेफड़ों की अधिकतम क्षमता कितने लीटर हवा तक की है? तो याद रखना दोस्तों 5 लीटर की है अपनी। कितनी है क्षमता?
5 लीटर तक हवा हम अपने फेफड़ों में सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर हो गई ना बात? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद मैं अपने किसी वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहां पर ले लिया कि शरीर का ताप नियंत्रण करती है एक ग्रंथि होती है दोस्तों, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? फिर से बोलो, हाइपोथैलेमस। ये ग्रंथि होती है जो कि दोस्तों मस्तिष्क में होती है और हमारे शरीर में शरीर का ताप नियंत्रण करती है, तापमान बिल्कुल नॉर्मल कर देती है। ठीक है दोस्तों, और हां, जनन में भी मदद करती है। कैसे करती है वो आपको मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो हमारे वीडियोस को रेगुलर देखने लगिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों, शारीरिक संतुलन बनाता है। ये क्वेश्चन असल में दोस्तों मस्तिष्क का है, हमारे ब्रेन का क्वेश्चन है। तो याद रखो, ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे नॉर्मल तुमने सुने होंगे सेरिब्रम होता है, एक होता है दोस्तों सेरिबेलम होता है, एक होता है मेडुला एब्लोंगटा होता है। तो इस तरीके से ये कुछ पार्ट हैं, लेकिन यहां पे कह रहा है शारीरिक संतुलन बनाता है। तो याद रखना दोस्तों, सेरिबेलम। क्या नाम है? सेरिबेलम। तो सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क का वो पार्ट होता है जो कि हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। मतलब ये कि मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ना तो मैं आगे गिर रहा हूं, ना मैं पीछे गिर रहा हूं, ना मैं साइड में कहीं पे गिर रहा हूं। हमारी बॉडी बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर है, तो संतुलन बना हुआ है। ये संतुलन बनाने का काम कौन करता है? तो ये करता है सेरिबेलम, मस्तिष्क का एक भाग है। अगला मस्तिष्क का ही क्वेश्चन फिर से आ गया। लिखा है दोस्तों, मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो याद रखना, भूलना नहीं, लगभग 1.4 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 1.4 किलोग्राम के आसपास का होता है हमारा मस्तिष्क। इसके बाद इसमें कुछ नहीं बताना। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, वीडियो एंड होने वाला है। लिखा है ऐच्छिक पेशियों। ऐच्छिक पेशियां मतलब कि ऐसी पेशियां जिनका संबंध दोस्तों हमारे कंकाल तंत्र से होता है। कंकाल तंत्र से मतलब कि हम अपनी इच्छा से उन पेशियों को चला सकते हैं। ऐच्छिक मतलब होता है इच्छा से चलने वाली। तो कंकाल तंत्र से जब संबंध होगा, जो कंकाल तंत्र है, तभी तो हम दोस्तों अपनी इच्छा से चला पाएंगे। तो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण। चलो ठीक है, एक बात हो गई। और देखें, सर्दी, ठीक है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, स्पर्श करते हैं, किसी को छूते हैं, पीड़ा होती है, दर्द होता है, इस तरीके की चीजों का अनुभव कौन कराता है? तो याद रखना दोस्तों, हमारे मस्तिष्क का ही एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रम। अब कंफ्यूज मत होना, वो सेरिबेलम था, इसका क्या नाम है? सेरिब्रम। तो याद रखना कि सेरिब्रम वो होता है जो कि क्या करवाता है? ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सभी करवाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सुपर 25 का लेक्चर नंबर 22 आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, जिससे हमारे संग थोड़ा सा हमें अच्छा लगने लगता है, हमारे अंदर और हौसला बढ़ जाता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो का एंड करते हैं। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अपने अगले लेक्चर में। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।